Good morning to all. As you know, nowadays we are studying chapter number 14, conserving environments. So, in this topic, in this chapter, I will explain about global warming. So, you have to open page number 110. Global warming. Carbon dioxide, as we have learned, इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गैसेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अभी हमने क्या सीखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट गैस है जो कि हम रिलीज़ करते हैं। सभी को मालूम, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। इट ट्रैप्स द हीट फ्रॉम द सन एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम एस्केपिंग बैक इनटू द एटमॉस्फेयर एंड thus helps keep the earth warm. However, due to pollution and deforestation, there has been a steep increase in the amount of carbon dioxide in the air. This is turn has led to an increase in the surface temperature of the earth. इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो हमारी अर्थ को वार्म करती है, हमारी अर्थ को क्या करती है, गर्म करती है। ड्यू टू पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन देयर हैज़ बीन अ स्टीप इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। अब क्या हो रहा है, हमको ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, लेकिन हमारे अर्थ में क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। उसका कारण क्या है, पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन। सभी को मालूम है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधों जंगलों की कटाई को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। दिस इज टर्न हैज़ लेड टू एन इंक्रीज द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। दिस हैज़ लेड, जिसके कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो हमारा ग्लोबल है, पूरी अर्थ है, पूरा यूनिवर्स है, ये गर्म होता जा रहा है। आप देखोगे कि गर्मी जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ऐसा नहीं कह सकते कि इस बार गर्मी कम पड़ी है, अधिकतर हम ये कहते हैं कि इस बार तो बहुत गर्मी पड़ी है। उसका मेन रीज़न ये ग्लोबल वार्मिंग। अ शार्प इंक्रीज इन द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। अर्थ का टेम्परेचर लगातार इंक्रीज करता जाता है। रिजल्ट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। उसके पहले हम ये देखेंगे डिफॉरेस्टेशन के बारे में दिया है। डिफॉरेस्टेशन इज द permanent removal of forest in order to use the land for other purpose like cultivation and housing. According to the United Nations, forest area equal to 27 football field is lost to deforestation every minute. ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि डिफॉरेस्टेशन क्या हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन के कारण जंगल पूरे कटते जा रहे हैं और ज़मीन बच नहीं रही है। इससे पेड़ पौधों से हर जगह बिल्डिंग और ये फैक्ट्रीज बनाई जा रही हैं, कल्टीवेशन, खेती किसानी बंद हो रही है और ये घर मकान बन रहे हैं और फैक्ट्रीज बन रही हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन, फॉरेस्ट एरिया इक्वल टू 27 फुटबॉल फील्ड इज लॉस्ट। यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा है कि जंगल जो है, फॉरेस्ट जो है, एरिया इक्वल टू 27 फुटबॉल फील्ड्स इज लॉस्ट टू डिफॉरेस्टेशन एवरी। हर मिनट में 27 फुटबॉल फील्ड के बराबर लॉस्ट हो रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस थ्रेट टू द एनवायरनमेंट टुडे। आज के ज़माने में सबसे खतरनाक एक प्रकार से चेतावनी है हमारे लिए डिफॉरेस्टेशन, एनवायरनमेंट के लिए। ये आप देखेंगे पेंगुइन्स, द आइस कैप्स एट द पोल्स आर मेल्टिंग फास्ट एज द रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। दिस पोसेज अ सीरियस थ्रेट टू द वाइल्ड लाइफ ऑफ द एरिया लाइक द पेंगुइन्स, पोलर बियर्स एंड सील्स। जो लोग ये रहते हैं एंटार्क्टिका में, रहते हैं बर्फीले इलाकों में, अब इनके लिए ये जो एनिमल्स, इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने जा रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण आइस जल्दी से पिघल रहा है। तो वो लोग कहाँ रहेंगे, उनका तो लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी यदि ये लगातार मेल्ट होते रहेंगे तो। रिजल्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ लेड टू क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है। मैनी प्लेसेस आर एक्सपेरियंसिंग अनयूजली कोल्ड विंटर्स एंड अनयूजली हॉट समर। आपने देखा होगा कई जगह बिना मतलब के खूब गर्मी बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। मतलब आपने देखा होगा कि कहीं बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी, जो कि ऐसा पहले कभी नहीं होता था। सडन वायलेंट स्टॉर्म्स एंड फ्लडिंग ड्यू टू क्लाउड्स बर्स्ट हैव ऑल्सो बिकम कॉमन। और क्या होने लगा है, फ्लडिंग। आज आए दिन बाढ़ के बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। ये क्लाउड्स बर्स्ट और बादलों का फटना, ये सब हमने
सुना है और देखा भी है। जैसे आपने देखा होगा कि बादल फटा था केदारनाथ में तो हजारों लोग मर गए थे। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोबल वार्मिंग इज ऑल्सो कॉजिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस एट द poles and on mountain peaks. Glaciers, which are the source of many of the world's rivers, are melting at a rapid rate. This threatens the life of these rivers. ग्लोबल वार्मिंग से आपको मालूम है कि क्या हो रहा है कि मेल्ट हो रहा है आइस, जो पोल्स, पोल्स मीन्स जो जैसे अंटार्कटा वगैरह में, एंड माउंटेन पीक्स में, पहाड़ियों में आपने देखा होगा हिमालय में बर्फ़ जमी रहती है, ये सारी मेल्ट होने लगी है जल ज़्यादा। ग्लेशियर्स विच आर द सोर्सेज ऑफ मैनी ऑफ वर्ल्ड्स रिवर्स, जो ग्लेशियर्स थे वो क्या थे, नदियों के लिए वही पानी का एक स्रोत थे। आर मेल्टिंग एट अ रैपिड, बहुत स्पीड में वो मेल्ट हो रहे हैं। सी लेवल अराउंड द वर्ल्ड आर राइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द मेल्टिंग आइज, और सी लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दिस पोजेज आ थ्रेट टू प्लेस दैट लाई अलोंग द कोस्ट, इससे क्या हो रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है और आगे जाके इससे बहुत खतरे हो सकते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग ग्लोबल वार्मिंग। वी शुड वॉक ऑन साइकिल एज फॉर एज विल, हमको क्या करना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग को हमको कंट्रोल करना है तो पहले तो हमको साइकिल से चलने की आदत डालना चाहिए, जिससे कि पॉल्यूशन ना हो, क्योंकि मोटर गाड़ियाँ चलती हैं तो बहुत पॉल्यूशन होता है। If we have to use a vehicle, we should try to use vehicle which run on sources of energy that are non-polluting like solar power and biofuel. और यदि आपको कहीं जाना भी है तो हमको कैसे व्हीकल यूज़ करना चाहिए, जैसे बैटरी वाले ऑटो चलते थे, बैटरी वाली कार चलती हैं, नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स जो रहते हैं लाइक सोलर पावर एंड बायोफ्यूल। जैसे गैस सिलेंडर से भी देखा होगा, उससे कम पॉल्यूशन होता है और ऑटो में आपने देखा होगा लगे रहते हैं। नेक्स्ट, वी शुड स्टॉप कटिंग ट्रीज एंड इंस्टीड प्लांट मोर ट्री, और हमको पेड़ काटना बंद करना चाहिए और उनकी जगह पे और ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। सिंस ट्रीज एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन, प्लांटिंग मोर ट्रीज विल हेल्प माउंटेन्स एंड बैलेंस ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। यदि हम बहुत ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, हमको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड कम फैलेगी हमारे यहाँ पर। तो क्या होगा, ऑक्सीजन की जब ज़्यादा वो हो जाएगी तो प्लांटिंग मोर ट्रीज विल हेल्प माउंटेन, और मोर प्लांट यदि हमको लगाना है, ज़्यादा प्लांट हम लगाएंगे तो माउंटेन्स और से ये नदियों वगैरह में क्या होगा, नदियों में बाढ़ नहीं आएगी और माउंटेन क्या करेंगे, बैलेंस बनाएंगे गैसेस का। वेस्ट जनरेशन एंड डिस्पोजल, people around the world are generating an more enormous amount of waste these days. Disposing the of this waste is huge challenge. आपने देखा होगा नदियों में और कई जगह पे वेस्ट, गार्बेज, कचरा उसमें डंप कर दिया जाता है, नदियों में बहा दिया जाता है। Disposing of these waste is a huge challenge. If the waste is disposed on land or in river, the entire area where the waste lies get polluted. और जब आपने देखा होगा नदियों में कचरा बहा दिया जाता है, केमिकल्स बहा दिए जाते हैं, तो क्या होता है, वो पॉल्यूशन होता है। यदि ग्राउंड में कचरा फेंका जाता है, उससे जो गंदगी होती है वो लैंड पॉल्यूशन हो जाता है, और नदियों में जो कचरा फेंका जाता है उससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन। इफ़ वेस्ट इज़ बर्न, इट generates waste amount of the poisonous smoke that pollutes the air and makes life difficult for people living there. और यदि उसको जला दिया जाता है ऐसी चीज़ों को तो भी धुआं के माध्यम से पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हो जाता है। सेविंग द एनवायरनमेंट, हमको एनवायरनमेंट को कैसे सेव करना, द बेस्ट वे टू कंजर्व एंड कीप अवर एनवायरनमेंट क्लीन, हमारा एनवायरनमेंट को हमको क्लीन करना चाहिए। To reduce waste. For this, we should remember and practice the 4 Rs: refuse, reduce, reuse and recycle. ये 4 Rs को हमको याद रखना चाहिए, refuse, reduce, reuse and recycle. Refuse means or say no, रिफ्यूज़ और से नो, मतलब हमको इन सब चीज़ों को बाय बाय करना चाहिए, नो टू द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए। इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक बैग्स वी कैन कैरी अ क्लोथ और जूट बैग विथ अस व्हेन गोइंग टू द मार्केट, जब हम मार्केट जाते हैं तो हमको पॉलीथीन के बैग को अवॉइड करना चाहिए और कपड़े का बैग ले जाना चाहिए। सेकेंड, रिड्यूस द यूज़ ऑफ थिंग दैट
हार्म द एनवायरनमेंट, और जो एनवायरनमेंट को जो चीज़ हार्म कर रही है उसको रिड्यूस करना चाहिए। अवॉइड यूजिंग डिस्पोजल प्लेट्स एंड कप, आपने देखा होगा चाट फुल्की की दुकानों में ये डिस्पोजल रहते हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। यूज़ वॉशेबल क्लोथ नैपकिन्स इंस्टीड ऑफ पेपर नैपकिन्स एंड डिस्पोजल डायपर्स, प्रैक्टिस कंपोजिटिंग, ऐसी चीज़ें हमको यूज़ करना चाहिए जो जिसको हम वो कर दें कंपोज्ड। रिफर टू द एक्टिविटी एट द एंड ऑफ द चैप्टर। थर्ड, रीयूज़ एम्प्टी जैम एंड पिकल बॉटल फॉर अदर पर्पस, जो हमारे यहाँ अचार वगैरह की बर्नी रहती है उनका रीयूज़ करना चाहिए। लाइक स्टोरिंग स्पाइसेस एंड दाल आल हम उसमें रख सकते हैं, मसाले रख सकते हैं। वाटर यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स और वेजिटेबल्स कैन बी यूज टू वाटर प्लांट्स और इन टॉयलेट, और जो वाटर हम सब्जियों को धोने में यूज़ करते हैं या कपड़े धोने के लिए, उसका उपयोग हम किस में कर सकते हैं, प्लांट्स में कर सकते हैं या टॉयलेट में कर सकते हैं। वैसे प्लांट्स में करने में तो कपड़े धोने वाले में केमिकल्स रहते हैं तो खतरा, हम ये टॉयलेट में यूज करते हैं। गिव एंड रैक्स फॉर रिसाइकलिंग, वेस्ट पेपर जो होते हैं, कागज़ वगैरह होते हैं, कपड़े, इन सब का रिसाइकिल हो जाता है। दे कैन बी पल्प्ड एंड यूज टू मेक न्यू पेपर। ग्लास टू कैन बी मेल्टेड एंड यूज टू मेक ग्लास आइटम, और कांच की चीज़ें भी रिसाइकिल हो जाती हैं, उनको मेल्ट करके फिर से बनाया जा सकता है। सो ओके चिल्ड्रन, दिस चैप्टर इज completed, and in next period I will explain about exercise and multiple choice questions. Okay, thank you.